नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी पे। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट 5 है, जिसमें हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के साइंस के क्वेश्चन जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में आ चुके हैं। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कह रहा है ये आपका पीवीसी का पूरा नाम है। तो ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी पॉलीस्टाइरीन प्रोपिलीन, ऑप्शन सी आपका पॉलीप्रोपिलीन, ऑप्शन डी है आपका ट्राइनाइट्रेट टाउलिन। तो ये पीवीसी का पूरा नाम होता है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसमें कह रहा है देखिए एक उत्प्रेरक। तो ऑप्शन ए पढ़िए, किसी रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ा नहीं सकता। ये तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, इसमें कह रहा है कि रासायनिक क्रिया की गति को कम कर देता है। ये भी आप गलत हो जाएगा, क्योंकि रासायनिक क्रिया को ये कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है, तो दोनों ही होना चाहिए आपका। तो ऑप्शन सी पढ़ते हैं कि क्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी पे हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये क्रिया की गति को बढ़ा भी और घटा भी सकता है। ठीक है, ये आपका एक उत्प्रेरक का कार्य होता है। तो आप चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें कह रहा है आपका क्लोरोफॉर्म है। आपका क्लोरोफॉर्म क्या है, एक एंटीबायोटिक है या एंटीसेप्टिक है या सल्फर ड्रग्स है या निषेचक, यानी कि बेहोश करने के काम आता है। तो ये आपका क्या है, बेहोश करने के काम हमारा क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये क्या है, एक निश्चेतक है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। अब देखिए इसमें पढ़िए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अमोनिया को सूक्ष्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है सोडा लाइम, ऑप्शन बी कह रहा है आपका बिना बूझा चूना, ऑप्शन सी कह रहा है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन डी कह रहा है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो ये कह रहा है आपका कौन सा यौगिक ऐसा है इनमें से जो अमोनिया को सूक्ष्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी आपका CaO। ठीक है, ये होता है आपका बुझा चूना। इसका सूत्र क्या होता है आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसे कहते हैं हम बिना बुझा चूना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। इसमें कह रहा है धातु का वह गुण जिसके कारण धात्विक चादरें बनाई जाती हैं कहलाता है। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़िए, ऐसा गुण बताना जिसके कारण धातुएं चादरें बनाई जाती हैं। ठीक है, वो गुण बताना धातु का। ऑप्शन ए पढ़िए तन्यता, ऑप्शन बी सुघट्यता, ऑप्शन सी कह रहा है आपका प्रत्यास्थता और ऑप्शन डी कह रहा है आपका घातवर्ध्यता। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातुक चादरें बनाई जाती हैं वो कहलाता है आपका घातवर्ध्यता। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें कह रहा है आपका झाग प्लवन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो अब ऑप्शन पढ़ेंगे हम। इसमें लिखा है आपका अयस्क के सांद्रण में या अयस्क के अवकरण में, अयस्क के ऑक्सीकरण में या अयस्क के उपस्थित धातुमल को हटाने में। तो इसका यूज़ करते हैं हम आपका अयस्क के सांद्रण में। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए मार्क कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें कह रहा है आपका यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति नाम है। ठीक है, ये आपका होता है CH3OH होता है आपका मेथिल एल्कोहल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कह रहा है आपका किसी तत्व की संयोजकता व तुल्यांकी भार का गुणनफल बराबर होता है उसके। तो ठीक है, तो हम देखेंगे आपका तुल्यांकी भार क्या होता है। तुल्यांकी भार होता है आपका, तुल्यांकी भार लिख लेंगे हम आपका, ये होता है आपका परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार अपॉन संयोजकता। ठीक है, अपॉन संयोजकता, परमाणु भार अपॉन संयोजकता।
तो इसको हम इधर ले आएंगे संयोजकता गुणा तुल्यांक भार क्या हो जाएगा आपका परमाणु भार। ठीक है, तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा आपका संयोजकता व तुल्यांक भार का गुणनफल आपका होगा परमाणु भार। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें कह रहा है कि एलपीजी का अवयव नहीं है। ठीक है, एथेन तो हैगा एलपीजी का अवयव, बी ब्यूटेन भी है, सी प्रोपेन भी है, लेकिन CH4 मेथेन नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अवयव नहीं है पूछा इसमें। ठीक है, ऑप्शन कहता कि एलपीजी का अवयव है, तो आपका एथेन प्रोपेन ब्यूटेन इनमें ये सब पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें कह रहा है आपका आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक की वृद्धि क्रम में, अगर परमाणु क्रमांक की वृद्धि होती है क्रम से, तो इनमें से ये ऑप्शन देख के बताना है हमें। ठीक है, धन वैद्युतीय प्रकृति घटती है या ऋण वैद्युतीय प्रकृति घटती है या रासायनिक संयोजकता की क्षमता घटती है, या इसमें से ऑप्शन डी जो आपका है रासायनिक अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। अगर परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में इसकी क्या होता है, इसकी जो पॉजिटिव इसकी इलेक्ट्रिक प्रकृति होती है वो घटती है। ठीक है, डिक्रीज होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सारे ही वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब आ चुके हैं आपके एग्ज़ाम में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कह रहा है आपका नगर में पीने के जल, यानी कि जो हमारे घरों में पीने का जल आता है, तो जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा जो हम उसमें कीटनाशक पदार्थ का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो आपका आपने सुना होगा कि घरों में जो हम या तो क्या डालते हैं ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें ऑप्शन बी पढ़िए। इसमें क्या कह रहा है आपका, ये आपका कह रहा है विरंजक चूर्ण, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन जल। ठीक है, तो ऑप्शन की क्या हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन करती है, यानी कि जो रंगीन फूल होते हैं ना आपके जिनमें रंग होता है, उन फूलों को वो रंगहीन करती है क्लोरीन। तो इसमें से उसका कारण बताना कौन सा था, ऑक्सीकरण से, अपचयन से, अपघटन से, या आपका लवण बनाकर। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन बताना आपको। तो ये इसका क्या कर देती है, क्लोरीन कर देती है ऑक्सीकरण। ठीक है, रंगीन फूलों का, जिससे कि वो उसका रंग उड़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब इसमें कह रहा है आपका जल की स्थायी कठोरता, ठीक है, जो स्टेबल हार्डनेस होती है का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम होता है। ठीक है, जल की जो कठोरता होती है आपकी परमानेंट, उसका कारण आपका कैल्शियम मैग्नीशियम। ठीक है, कि क्या होता है आपका बाइकार्बोनेट्स होते हैं, फास्फेट या सल्फेट होते हैं, या फिर क्लोराइड व सल्फेट होते हैं, या बाइकार्बोनाइट व सल्फेट होते हैं कैल्शियम व मैग्नीशियम के। किसकी स्थायी कठोरता, जल की स्थायी कठोरता के। ठीक है, तो इसमें से आपको ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। ऑप्शन बी पढ़िए आपका फॉस्फेट व सल्फेट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है एसिटिलीन के बहुलीकरण पर प्राप्त होता है। तो एसिटिलीन का बहुलीकरण से क्या प्राप्त होगा आपको, ये आपका होता है देखिए एथेन नहीं होता ना, एथेन बेंजीन होता है। ठीक है, एसिटिलीन के अगर बहुलीकरण से प्राप्त करेंगे हम, वो बेंजीन प्राप्त होगी हमें। ठीक है, याद रखना आपको, ये सीधे याद करने वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं एग्जाम में। अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कह रहा है निम्न अभिक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रिया है आपका, इनमें से बताने की रासायनिक अभिक्रिया कौन सी आपकी। ठीक है, बर्फ़ का पिघलना, बादलों का बनना, या हाइड्रोजन का जलना, या बल्ब का जलना। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है हाइड्रोजन का जलना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन तो आपने कई बार देखी होगी। ये कह रहा है द्रव्यमान m, प्रकाश का वेग c मान लिया। ठीक है, तो उसकी ऊर्जा में संबंध क्या होता है, E बराबर mc²। तो ऑप्शन सी देखिए क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण कहते हैं इसे। ठीक है, E बराबर mc²।
अब कह रहा है दूध को देर तक फटने से रोकने के लिए उसमें उचित मात्रा में मिलाते हैं। तो दूध को फटने से यानी कि ना फटे, तो उसमें क्या चीज़ मिला रहे हैं हम जिससे दूध ना फटे? तो अब इसमें से ऑप्शन पढ़ते हैं, बेकिंग सोडा, फिटकरी, नमक, सॉल्ट या चूना। ठीक है, तो ये होता है आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बेकिंग सोडा क्यों मिलाते हैं हम? जिससे कि हमारा दूध ना फटे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब इसमें कह रहा है क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें 24 का हम कैसे कर लेते हैं, ऐसे तो करते हैं 2 8 18। ठीक है, 2 8 18, तो 18 की जगह हम क्या लिखेंगे, 18 न लिख के 13 लिख लेते हैं, क्योंकि जो 24 होता है ये याद करने पड़ेंगे। 24 27 इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक इनका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम, तो वो क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे वाली कक्षा में चले जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप सोच रहे होंगे कि सर ऑप्शन बी भी तो इसका करेक्ट हो सकता है, लेकिन नहीं, ये क्या है आपका परमाणु क्रमांक 24 वाला अपवाद है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगा 2 8 14 की जगह आपका तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, 13, चौथी में एक दे देंगे। ठीक है, क्योंकि ये अपवाद है। आपको अपवाद वाले याद रखने, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत बार पूछे आते हैं। ठीक है, जैसे 24 27 32 भी होता शायद, तो ये आपको 37 ये याद कर लेने हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है आपका निम्न में से नवीनीकरण स्रोत नहीं है। ठीक है, तो इसमें से नवीनीकरण स्रोत कौन सा नहीं है? देखो सौर ऊर्जा पे काम चल रहा है, वायु शक्ति का भी यूज़ करते हैं, जल शक्ति का हम यूज़ करते हैं, नवीनीकरण है ये सब। लेकिन यूरेनियम 235 क्या है, ये नवीनीकरण नहीं है। ठीक है, नवीनीकरण नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब कराइए आपका इस क्वेश्चन में सुहागे का रासायनिक नाम बताइए। ठीक है, तो आपका सुहागे का रासायनिक नाम बताना है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है आपका, सोडियम टेट्राबोरेक्स। अब पढ़ता है इसमें से कौन सा है, पोटेशियम नाइट्राइड, ये गलत हो जाएगा। नौसादर NH4Cl, ये भी गलत हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी गलत हो जाएगा। मैंने क्या बताया था आपको, सोडियम टेट्राबोरेक्स। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। इसमें कह रहा है आपका पानी का घनत्व तो अधिक होगा यदि उसका ताप। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार रिपीट हुआ है लगातार बार बार क्वेश्चन। ये कह रहा है आपका पानी का घनत्व होगा यदि उसका ताप कितना होता है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका घनत्व अधिक होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे पानी का घनत्व क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो कल भी एक क्वेश्चन ऐसे आया था, उसमें कहा था अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी को तापमान उसमें करें, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप लाएं, तो उसमें क्या होगा, इसका आयतन बढ़ेगा घटेगा, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो हमने क्या बताया था कि पहले 0 से मतलब 10 से 4 पे लाने पे क्या होगा, घटेगा आपका आयतन, और 4 से 0 डिग्री पे ले आने पे क्या होगा, आयतन बढ़ता है। तो यही कारण होता है कि इसका घनत्व तो क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, 4 डिग्री पे। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कह रहा है रेल की पटरियों के उत्तरोत्तर खंडों के बीच जगह छोड़ी जाती है। तो रेल की पटरी देखी होंगी, उसके बीच में देखा होगा आपने कि गैप छोड़ा जाता है, वो क्योंकि, अब ऑप्शन पढ़ते हैं, लोहे के छोटे खंड बनाना सरल है, या छोटे खंड मजबूत होते हैं, या ऑप्शन सी पढ़िए आपका, ये कह रहा है कि इससे पटरियों को उसमें प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है, या ऑप्शन डी पढ़िए आपका, इससे लोहे की बचत होती है। तो ऑप्शन सी देखिए इसमें क्या कह रहा है, इससे पटरियों को उसमें प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि रेल की पटरियों को उत्तरोत्तर खंडों के बीच की जगह खाली छोड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें कह रहा है दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है।
तो ये आपका किस पे निर्भर करेगा, उनकी मात्रा पे निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। ना उनके आयतन पे डिपेंड करेगा, लेकिन उनके जो ताप का अंतर होगा ना अलग अलग, उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें कह रहा है यांत्रिक तरंगों की चाल निर्भर करती है, ठीक है। तो इनमें से आपको ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन पहला क्या लिखा है इसका, ये कह रहा है माध्यम की प्रत्यास्थता पर, ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है आपका माध्यम के घनत्व पर चाल निर्भर करेगी आपकी, किसकी, यांत्रिक तरंगों की। या फिर माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व दोनों पर। तो ये आपका दोनों पर डिपेंड करती है, माध्यम की प्रत्यास्थता इलेक्ट्रिसिटी और आपका डेंसिटी दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है नेक्स्ट, ये कह रहा है बांध की दीवार नीचे से बहुत मोटी होती है क्योंकि। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, यानी कि ये कह रहा है कि बांध की जो दीवारें होती हैं वो नीचे से मोटी क्यों बनाई जाती हैं। तो ऑप्शन पढ़िए आप। ऑप्शन ए में कह रहा है आपका तली में जल की मात्रा अधिक है, ये ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी पढ़िए तली में जल की मात्रा कम होती है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन सी पढ़िए आप, तली में जल का दाब अधिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब बांध की दीवार नीचे से मोटी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जो उसके तली में जल का दाब होता है ना, वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। सारा प्रेशर कहाँ पड़ता है, उसके बांध के निचली सतह पे, तो इसलिए उसकी दीवार क्या बनाते हैं, मोटी बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब इसमें कह रहा है एक चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन की गति कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर बताना है आपको कि बल की दिशा क्षेत्र के लंबवत होती है, या बल की दिशा क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी, या बल की दिशा क्षेत्र की दिशा में होगी, या इस पर कोई बल नहीं लगेगा, ठीक है। जब एक चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा समांतर इलेक्ट्रॉन की गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर कोई बल आरोपित नहीं होगा। ऑप्शन डी पढ़िए आपका, ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। इसमें कह रहा है आपका, अभी कह रहा है दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणों में अधिक गर्मी होती है क्योंकि, ठीक है। यानी कि कह रहा है दोपहर के टाइम सबसे अधिक गर्मी क्यों लगती है हमें, क्योंकि देखिए सूर्य कुछ बड़ा हो जाता है, ऑप्शन ए गलत। किरणें को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे ऊष्मा का अवशोषण कम होता है। तो ऑप्शन बी पढ़िए आपका, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी ऑप्शन हम पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। तो ऑप्शन बी पढ़िए तुम, क्या कह रहा है ये कह रहा है किरणों को वायुमंडल में कम दूरी, ठीक है, यानी कि वायुमंडल के अंदर उसको कम डिस्टेंस तय करनी पड़ती है जिससे ऊष्मा का अवशोषण क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है किसी घर में प्रतिदिन 60 वाट, ठीक है, ये आपकी क्या दी है, सामर्थ्य दी है। 60 वाट की 2 ट्यूबलाइट 4 घंटे तक जलती हैं, 100 वाट के 3 बल्ब 5 घंटे तक जलते हैं। तो आपको बताना है प्रतिदिन व्यय ऊर्जा। तो व्यय ऊर्जा कैसे निकालते हैं हम, यूनिट आपकी मैंने बताया था, यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, इक्वल टू यूनिट इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ आपके इक्विपमेंट, ठीक है, इंटू पी वाट हो गया, इंटू घंटे यानी कि टाइम, ठीक है। आपका टाइम किसी में भी दिया हो सकता है, अपॉन 1000, ये आपकी यूनिट निकालने की यानी कि व्यय वैद्युत ऊर्जा निकालने की वो होती है, मतलब फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं, यूनिट निकालते हैं हम इसकी, कैसे आएगी। पहला पढ़िए प्रतिदिन, तो एक दिन की निकालनी है, ये कह रहा है 60 वाट, ठीक है। अब कह रहा है 4 घंटे और 2 ट्यूबलाइट, ठीक है। चलते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा 1000 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब प्लस, फिर कह रहा है दूसरे में आपका 100 वाट के 3 बल्ब, ठीक है।
100 × 3 बल्ब आपके 5 घंटे तक चल रहे हैं, ठीक है, इंटू 5/1000। अब इन्हें सॉल्व करो, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। अब 5 दूना 10, ठीक है, ये तो आपका कट पिट के कितना आ गया 1.5। अब ऊपर वाला देख लेते हैं, ये काटो, एक जीरो से एक जीरो कटी, ठीक है, ये कट गया आपका, तो ये आ गया 25। 25 का आधा 12.5, तो ये आ जाएगा आपका 12.5 से 6 को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.48 के आसपास, ठीक है। तो कितनी यूनिट आ जाएगी हमारी, यूनिट लिखेंगे हम सॉल्व करके, क्या आ जाएगा हमारा, एक तो आ रहा था आपका 1.5, ठीक है, एक आ रहा था आपका 48 के आसपास, तो ये लगभग आपका कितना हो गया 0.48 के आसपास, ठीक है। अब इन्हें जोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा लगभग 1.98, लगभग कितने किलोवाट हो गया, ये लगभग आपका हो जाएगा 2 किलोवाट, ठीक है। जो उस घर में प्रतिदिन व्यय वैद्युत ऊर्जा होगी वो लगभग होगी आपकी 2 किलोवाट। अब ऑप्शन पढ़ते हैं हम इसमें, तो हमारा आंसर आ गया 2 किलोवाट। ऑप्शन डी देखिए, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 2 किलोवाट, ठीक है। तो ऑप्शन डी पे हम क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे, ये हो जाएगा 2 किलोवाट व्यय ऊर्जा। अब कह रहा है ये पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब एक प्रकाश माध्यम में दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम, कह रहा है कि जिसका अपवर्तनांक कम होता है, या जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, या जिसका अपवर्तनांक समान होता है। ऑप्शन डी देखिए, ये कह रहा है कि क्रांतिक कोण से कम कोण पर। तो देखिए, जब आपका क्रांतिक कोण से कम कोण होगा तो उस समय क्या होता है आपका, उस समय आपका पूर्णांतरिक ये होता है, ठीक है, उस समय पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। अब इसमें कह रहा है घरों में प्रयुक्त धारा होती है आपका डीसी तो हम यूज़ नहीं करते घरों में, वो तो इन्वर्टर से मिलती है हमें, ठीक है, डीसी तो गलत हो जाएगा। अब कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एसी, ठीक है, बाकी सब क्या हो जाएंगे गलत। अब ये पूछता घरों में प्रयुक्त धारा होती है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। देखो, होती तो वो एसी अल्टरनेटिंग करंट, मगर अल्टरनेटिंग करंट का कौन सा मान होता है, तो वो होता है आपका आरएमएस वैल्यू, वर्गमूल माध्य वैल्यू, ठीक है। तो वो कौन सी वैल्यू होती है आपकी, आरएमएस वैल्यू, ये भी ध्यान रखना है साथ साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये कह रहा है तालाब में तैरती नाव में बहुत बड़ा पत्थर रखा है, यदि उस पत्थर को नाव में से उठाकर तालाब में गिरा दिया जाए तो तालाब का जल का तल क्या होगा। अब आपने देखा भी होगा, अगर हमने देखा है कि नदियों में अगर हम पे बहुत बड़ा पत्थर हम नदी में फेंक के मारेंगे तो जो उसके ऊपर पानी होता है, ठीक है, उसमें पानी भरा होता है नदी में, तो उसका सरफेस क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। तो ऑप्शन बी देखिए, इसमें क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो तालाब में जल का तल क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक। अब कह रहा है ये आपका सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। तो ऑप्शन पढ़िए अब, ठीक है। ऑप्शन में क्या कह रहा है आपका, विखंडन प्रक्रम से, ये आपका गलत हो जाएगा। अब कह रहा है विघटन प्रक्रम से, ये भी गलत हो जाएगा। साइक्लोट्रॉन से, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिए, ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो ये होता है संलयन प्रक्रम से क्या होता है, अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है सूर्य। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें कह रहा है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा होगा जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है वो निकट की वस्तु तो क्या होगा, उसके पास की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। और ऐसे होता है आपका एक दूरदृष्टि दोष, ठीक है, उसमें क्या होता है दूर की वस्तुएं स्पष्ट और पास की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं। तो उसके निवारण के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, निकट दृष्टि के लिए हम करते हैं अवतल लेंस। अगर बात करते हैं हम दूर दृष्टि की तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं उत्तल लेंस, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा आपका अवतल लेंस, बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ये भी
क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए आप क्या कह रहा है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए, ठीक है, तो उसका संवेग हो जाएगा। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है आपका गतिज ऊर्जा का, होता है एक फॉर्मूला के इक्वल टू होता है पी स्क्वायर संवेग का स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, m से मास होता है। तो अगर ये कांस्टेंट कर लें हम तो क्या हो जाएगी, इसकी गतिज ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी आपका पी स्क्वायर, ठीक है। अब इससे हम फॉर्मूला निकाल लेंगे आपका, तो ये क्या हो जाएगा, हम ले लेते हैं आपका K1, ठीक है, K2 पहली गतिज ऊर्जा। अब पी स्क्वायर था तो हम इस पर अंडर रूट चढ़ा देंगे, हमें चाहिए क्या चाहिए, हमें P1 और P2 का मान, ठीक है, P1 अपॉन P2 का, ठीक है। तो अब P1 P2 का मान कैसे निकाल लेंगे, ये कह रहा है 4 गुनी हो गई, 4 गुनी कर दिया जाए, यानी कि K1 क्या है, पहली है, तो इसे क्या मान लेंगे, K1 में प्रारंभिक में 1 है, ठीक है, यह K1 है, तो सेकेंडरी में हमने गतिज ऊर्जा क्या कर दी, इसकी 4 गुनी, तो हम क्या ले सकते हैं इसे, अंडर रूट में K1 अपॉन 4 K1 कर दी, ठीक है। इसका रेशो क्या है आपका P1 अपॉन P2, ठीक है, इसे K1 से K1 कट गया, 1/4, तो P1 अपॉन P2 का मान क्या आ जाएगा आपका, P1 अपॉन P2 का मान आ गया आपका 1/2, अंडर रूट 4 में से बाहर आ जाएगा की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। तो आपका P2 बताना है, P2 कितना हो जाएगा 2P1, तो प्रारंभिक का कितना हो जाएगा संवेग दुगुना, ठीक है। तो ऑप्शन बी पढ़िए, आपका क्या हो जाएगा 2 गुना, करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में से, बताना पिंडों के बीच की दूरी पे निर्भर नहीं करता होगा, ठीक है, हाँ सॉरी निर्भर नहीं करता। अब किस पे निर्भर नहीं करता, आपके पिंडों के बीच की दूरी पे तो करता है। देखिए फॉर्मूला बताता हूँ आपको क्या होता है, एक गुरुत्वाकर्षण बल का F इक्वल टू होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब इससे देखियो पिंडों के बीच की दूरी पे तो करेगा, ठीक है, दो, क्योंकि r है, पिंडों के द्रव्यमान पे भी करता है m1 m2, ठीक है, F डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पे भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन इनके क्या, ऑप्शन डी पढ़िए, इसमें लिखा है आपके पिंडों के द्रव्यमान के योग पर, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। निर्भर नहीं करता लिखा इस पर, तो किस पे नहीं करेगा, पिंडों के द्रव्यमान के योग पर, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब इसमें कह रहा है, देखिए पढ़िए, तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में आपका लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, आवर्तकाल का T2π, ठीक है, अंडर रूट में L/G, ठीक है। अब देखिए इसमें निर्भर करता है आयाम पर, ऊर्जा पर या द्रव्यमान पे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका द्रव्यमान पर, ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन एक और होगा इसका डी, ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका आपका उस स्थान के जी के मान पर, तो डिपेंड तो जी पे कर रहा है, यहाँ होना चाहिए जी, ठीक है, ऑप्शन डी आपका जी होगा यहाँ पर, उस स्थान के जी पर, ठीक है, यानी गुरुत्व त्वरण पर, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि उसकी लेंथ और गुरुत्व त्वरण के मान पे क्या करता है, डिपेंड करता है आवर्तकाल लोलक का, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर ये ख़त्म हो गए, 37 क्वेश्चन ये थे आज। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं, ऐसी आपको और वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।